So we will start with the question answer of our fourth lesson. That is producer's behavior. So you be ready with your book. We will start with our fifth lesson. Okay. So first question number 1, fifth lesson का जो question number fourth lesson, that is your supply. तो सप्लाई के क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो बी रेडी विथ योर बुक. So in this topic we had studied about the producer's behavior with the help of law of supply. Question number 1, that is a fill in the blanks. So question number 1 है fill in the blanks. When supply curve is upward sloping, when the supply curve is upward sloping, its slope अभी upward slope कभी रहता है अगर डायरेक्ट रिलेशन रहता है. डायरेक्ट रिलेशन मीन्स प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज. So direct relation means what? There is a positive relation. Means what? A positive slope. So supply curve का slope कैसे रहेगा? Positive. Second one, the upward movement along the same supply curve. अभी same supply curve upward movement क्या बताता है? That is called as an expansion in supply. क्यों? क्योंकि जब expansion किसको कहते हैं? अगर प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, रिमेनिंग द अदर फैक्टर टू कांस्टेंट. तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपांशन इन सप्लाई. तो इसको हम लोग अपवर्ड मूवमेंट यानी कि क्या आएगा? एक्सपांशन इन सप्लाई. राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर, सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होती है. तो सप्लाई कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, अगर वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीज. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इंक्रीज इन सप्लाई. Other next one, question number 4, fourth fill in the blanks. Other factor remaining constant. When less quantities are supplied only due to the fall in price, less quantity supplied due to the fall in price, उसको हम लोग क्या कहेंगे? Contraction of supply. तो expansion और contraction वो किसके कारण हो रहा है? Price के कारण. We are assuming the other factor to remain constant. Expansion होगा, upward movement होगा, contraction होगा, downward movement, यानी कि प्राइस कम होगा तो contraction होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? contraction in supply. Fifth one, the net addition made to the total revenue by selling extra unit of a commodity. तो एडिशन यानी कि मतलब मार्जिनल होता है. यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एडिशन मीन्स व्हाट? मार्जिनल. तो एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू, तो फिर क्या आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू. नाउ कंप्लीट द कोरिलेशन. एक्सपांशन ऑफ सप्लाई यानी कि क्या है? प्राइस राइजेस. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. तो कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा? प्राइस फॉल्स. यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया है PR अपॉन PQ. तो यहाँ पे फिर क्या आएगा बॉक्स में? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी. देन टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है और उसके बाद हमको एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना है. तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप कैसे रहता है? डाउनवर्ड. सप्लाई कर्व का अपवर्ड. फिफ्थ वन,
चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई किसके कारण होता है? प्राइस के कारण होता है कि नॉन प्राइस फैक्टर? अदर फैक्टर। ओके, चेंज इन अदर फैक्टर। लेकिन वेरिएशन इन सप्लाई वो कैसे होता है? प्राइस के कारण। और अदर फैक्टर हम लोग क्या कहते हैं? एज्यूम टू बी कांस्टेंट। नाउ गिव इकोनॉमिक टर्म्स। कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। और कॉस्ट पर यूनिट यानी कि क्या आएगा? हमेशा याद रखो, पर यूनिट यानी कि एवरेज। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा फिर? एवरेज कॉस्ट। अगेन यहाँ पे एडिशन आ गया, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। जस्ट रिमेंबर, एडिशन आएगा तो मार्जिनल। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट यानी कि एवरेज, यानी कि रेवेन्यू पर यूनिट क्या आएगा? एवरेज रेवेन्यू। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। पेज नंबर 37 पे दिया है। पहले आपको स्टॉक का मीनिंग लिखना है। स्टॉक, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। देन सप्लाई, सप्लाई मीन्स व्हाट? द क्वांटिटी ऑफर फॉर द सेल। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखोगे, स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक। थर्ड पॉइंट, स्टॉक डिपेंड्स अपॉन सप्लाई, सॉरी, स्टॉक डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी। स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। सप्लाई डिपेंड्स अपॉन स्टॉक। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट स्टॉक में, सप्लाई में क्या आएगा? सप्लाई डिपेंड्स अपॉन स्टॉक, स्टॉक डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये 3 पॉइंट्स है। तो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। Expansion of a supply and increase in supply. You will get this पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे दिया है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं? एक्सपांशन किसको कहेंगे? दैट when with the rise in price supply also rises, is called expansion in supply. Increase in supply, when at the same price more quantities are supplied, is called as an increase in, due to the favorable changes in other factor. Same price more quantities are supplied due to the favorable changes in other factor, is called increase in supply. एक्सपांशन हम लोग कैसे बता रहे हैं? अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई हम लोग कैसे बताएंगे? शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व डाउनवर्ड टू द राइट। सप्लाई कर्व क्या होगी? डाउनवर्ड टू द राइट। थर्ड पॉइंट एक्सपेंशन में यू कैन राइट द ड्रॉ द डायग्राम। इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सपेंशन इन सप्लाई का दोनों का डायग्राम लिखना। सेम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, सेम वे दोनों का मीनिंग लिखना है। कॉन्ट्रैक्शन अभी कभी होगा when with the fall in price, okay, when with the fall in price supply also falls, is called contraction in supply. Decrease in supply, same price lesser quantities are supplied due to the unfavorable changes in non price factor. ये हो गया दोनों का मीनिंग। contraction in supply shown by downward movement of the same supply curve. Decrease in supply shown by shift of the supply curve. सप्लाई कर यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट होगी? अपवर्ड टू द लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होगी लेकिन अपवर्ड। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग आएगा। पेज नंबर 42 पे 44 पे इसका डिस्टिंक्शन है। दोनों का डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट फॉर्मूला लिखो। थर्ड पॉइंट यू राइट एवरेज रेवेन्यू में
that it's the revenue per unit, and यहाँ पे marginal revenue में क्या आएगा, marginal cost में, average cost में, cost per unit. Okay, you will write a 3.4 here. Now observe the table and answer the question. First question क्या है? You have to complete the table, supply schedule. यहाँ पे supply schedule दिया, price and quantity दिया. Now here price and quantity दिया है. Price क्या हो रहा है? Increase हो रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. तो सप्लाई भी क्या होगी? सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. यहाँ पे देखो 300, 350, यानी कि 50 यूनिट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग 50 ऐड करेंगे. You will get the supply schedule. So 200 plus 50, 250. 250 plus 50, 300. 300 plus 50, 350. 350 plus 50, 400. 400 plus 50, 450. 450 plus 50, 500. There you will get the supply schedule. Then you have to draw the diagram. यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. अभी यहाँ पे how you will draw the diagram. तो x axis you will write quantity supplied. तो हमने quantity लिया है, that is the 200, 250, that you will write over here. Okay, quantity supplied on x axis. y axis पे आप लोग price लिखोगे 10, 15, like that way. And if you join this price and quantity combination, ये points join करते जाओगे तो आपको ऑफर शॉपिंग सप्लाई कर देंगे. क्लियर? देन थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे रिलेशन है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. नाउ ऑब्जर्व द टेबल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ पोटैटोज एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल दिया है. मार्केट सप्लाई यानी कि तीनों सेलर्स की, हियर 3 सेलर्स आर गिवन. ओके, यहाँ पे 3 सेलर्स दिए. Then what you have to do, you have to add the quantities of 3 sellers. अगर किसी एक सेलर का क्वांटिटी अगर मिसिंग रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? You have to add the quantity of 2 seller, और 2 सेलर का जो क्वांटिटी है उसको टोटल क्वांटिटी में से माइनस करोगे. You will get the quantity supplied by another seller. जैसे 1 रुपीज प्राइस पे फर्म भी कितना सप्लाई कर रहा है? 20, सी 45, टोटल कितना है? 100. दोनों का टोटल कितना हो गया? 65. तो माइनस 100 माइनस 65 कितना आएगा? 35. अब यहाँ पे तीनों का क्वांटिटी दिया है और मार्केट सप्लाई फाइंड आउट करें. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग तीनों का क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमको टोटल सप्लाई मिलेगा, दैट इज मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई कितना आ गया? तीनों का टोटल कितना आ गया? 112. तीनों सेलर्स का अगर सप्लाई हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 112. 3 रुपीज प्राइस पे अगेन एक मिसिंग है, दोनों का टोटल करके हमको टोटल में से माइनस करना. 40 प्लस 55 कितना होता है? 95. तो 155 माइनस 95 कितना आएगा? 60. 4 रुपीज पे अगेन 2 सेलर्स का क्वांटिटी दिया है, दोनों का टोटल कितना होता है? 94. तो 154 में से 94 अगर माइनस करेंगे तो आता है 60. नाउ अगेन यू हैव टू ड्रॉ द मार्केट सप्लाई कर. अभी मार्केट सप्लाई कर कैसे ड्रॉ करना है? अगेन वर्टिकल एक्सिस यू हैव टू टेक अ प्राइस, हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी लेना है. तो अभी यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी लेंगे? दैट यू हैव टू राइट द क्वांटिटी गिवन
टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लेना। वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टोटल क्वांटिटी, मार्केट सप्लाई की क्वांटिटी लेंगे। जैसे 100, देन हमने लिखा 120, 130, 120 के बाद 140 लेंगे, देन 150, या फिर आप 100 या 110 ले सकते हैं। ओके, तो अगर 100, 110, 120 ऐसे लिया, देन 130 अप टू 150, तो पहला क्या आएगा 100 है, तो 1 रुपीज़ पे कितना क्वांटिटी है 100, 2 रुपीज़ पे कितना क्वांटिटी है 112, ओके 112 यानी कि 110 के आगे आएगा। तो अगर सभी पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। दोनों कॉन्सेप्ट पेज नंबर 43 एंड 44 पे मिलेगा। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पेज नंबर 39 पे। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन पेज नंबर 39। तो अभी लॉ ऑफ सप्लाई, while writing the law of supply, first you have to state the state introduction, then statement of the law, उसके बाद डायग्राम एंड शेड्यूल एंड डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, देन वन सेंटेंस में assumptions लिखने। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सेप्शंस पूछे, यू हैव टू राइट द एक्सेप्शंस इन डिटेल, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस डिटेल में लिखने। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर 5th लेसन, दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। Now here, in economic sense, market include the following activity. तो मार्केट यानी कि क्या है, प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड, करेक्ट, ये करेक्ट है। अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी करेक्ट है। A shop where the goods are sold, यानी कि place where goods are sold, means what, all are correct, यानी कि ऑप्शन आएगा डी, यानी कि 4th वन आपका क्या आएगा 4th वन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 4th, दैट इज योर डी। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो प्लेस के बेसिस पे मार्केट को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, दैट इज अ लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ऑप्शन क्या आएगा ए, तो यानी कि ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज फीचर ऑफ दिस मार्केट। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से मार्केट में देखते हैं हम लोग, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ऑप्शन क्या आएगा ओनली सी। ओके, तो ओनली सी इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ओनली सी। फोर्थ वन, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर प्राइस मेकर रहता है कि टेकर रहता है, सेलर इज अ प्राइस टेकर, क्योंकि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली बी इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज ओनली बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। अभी इकोनॉमिक टर्म्स देने, मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर, तो फ्यू सेलर यानी कि कौन सा मार्केट, ऑलिगोपोली मार्केट। मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑलिगोपोली मार्केट। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, वो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल,
तो सेल प्रमोट करने के लिए हम लोग जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट. एंड नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट. अभी नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा इंडस्ट्री. The number of firm producing the identical product is called as an industry. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, number of firm producing the identical product, इसको हम लोग क्या कहेंगे, industry. तो answer is industry. एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाने वाले फर्म का जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री. कलेक्शन ऑफ फर्म उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री. Charging the different prices to the different consumer. Charging the different prices to the different consumer for the same product. तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, मोनोपोली में. उसको क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Now complete the correlation. परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. तो बैरियर्स टू एंट्री किसका फीचर है, मोनोपोली का. तो हियर आपको मार्केट दिया और उसका फीचर्स. प्राइस टेकर कौन रहता है, परफेक्ट कंपटीशन. प्राइस मेकर कौन रहता है, मोनोपोली. तो अभी सिंगल प्राइस कहाँ पे रहता है, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे पॉसिबल है, मोनोपोली मार्केट. तो यहाँ पे आंसर आएगा मोनोपोली. नाउ फाइंड ऑड मैन ऑड वर्ड आउट. ऑड वर्ड यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट के एग्जांपल दिए, फ्री गिफ्ट, एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, विंडो डिस्प्ले आएगा. और यहाँ पे पेटेंट इज द इनकरेक्ट. तो सेलिंग कॉस्ट में पेटेंट नहीं आता, तो पेटेंट इज द रॉन्ग आंसर. तो यहाँ पे पेटेंट को मार्क कर दो, ऑड है. मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. कंपटीशन में के बेसिस पे अगर मार्केट को क्लासिफाई करेंगे तो मार्केट विल बी क्लासिफाइड एज मोनोपोली, ऑलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन. तो वेरी शॉर्ट पीरियड, ये टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई होता है. तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दैट इज द ऑड वर्ड ओवर हियर. नाउ फीचर्स ऑफ मोनोपोली. अभी मोनोपोली के फीचर्स क्या है, प्राइस मेकर है, एंट्री बैरियर्स है. अभी मोनोपोली में एक ही सेलर रहता, मेनी सेलर नहीं रहते. तो मेनी सेलर इज अ ऑड वर्ड हियर. नाउ यहाँ पे मोनोपोली, लीगल मोनोपोली के टाइप दिए. पेटेंट इज द टाइप ऑफ लीगल मोनोपोली. नाउ ओपेक लीगल मोनोपोली नहीं है. ओपेक इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये रॉन्ग आएगा, कॉपीराइट ट्रेडमार्क, वो लीगल मोनोपोली है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. नाउ हियर टेबल दिया है इक्विलिब्रियम का, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फर्स्ट कॉलम प्राइस दिया है, सेकंड कॉलम डिमांड दिया है, थर्ड कॉलम सप्लाई दिया है, और फोर्थ कॉलम में दोनों का रिलेशन बताएं. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50. प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. 500, 400, 300, 200 एंड 100. सप्लाई क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी 100, 200, 300, 400 एंड 500. तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई 30 रुपीज पे दोनों इक्वल है. तो इट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ अभी क्या करना है, वी हैव टू
ड्रॉ द शेड्यूल, डिमांड कर। तो अभी हमको यहाँ पे डिमांड कर ड्रॉ करनी। तो अभी डिमांड कर कैसे ड्रॉ करेंगे? दैट व्हाट विल डू ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल, ओके, वर्टिकल एक्सिस पे वी विल राइट द प्राइस। वर्टिकल पे हमने लिया प्राइस, तो हम यहाँ पे प्राइस देंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक्स एक्सिस पे आएगा। तो क्वांटिटी कैसे स्टार्ट हो रही है? 100 से स्टार्ट हो रहा है। विल राइट ओवर हियर 100, 200, 300, 400 एंड 500। और वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 10 रुपीज पे पहले डिमांड प्लॉट करेंगे। 10 रुपीज पे डिमांड कितनी थी? 10 रुपीज पे डिमांड थी 500। तो वी विल प्लॉट दिस पॉइंट 500। और सप्लाई कितनी थी? 100। तो और एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला 10 रुपीज पे। 20 रुपीज पे डिमांड कम हो गई, कितनी हो गई? 400। सप्लाई क्या हो गई? पहले 100 थी, अभी कितनी हो गई? 200। 30 रुपीज पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गई, कितनी थी? 300। यानी कि यहाँ पे अभी एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज 300। 40 रुपीज पे डिमांड और कम हो गई, कितनी हो गई अभी? 20। तो डिमांड डिक्रीज हो गई, 300 से 20 हो गई, लेकिन सप्लाई क्या हो गया? इंक्रीज हो गई, 400 हो गई। और 50 रुपीज पे सप्लाई इंक्रीज हो गई 500 पे और डिमांड हो गई 100 पे। अभी ये जो पॉइंट है डिमांड और सप्लाई बताने वाले, तो इफ वी ज्वाइन, पहले हम लोग डिमांड के पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो अगर ये पॉइंट जो डिमांड बता रहे, अगर ये ज्वाइन करेंगे तो हमको डिमांड कर मिलेगा। और जो पॉइंट सप्लाई बता रहे, ओके, तो वो पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको इस तरह से सप्लाई कर मिलेगा। ओके, इट विल, तो दिस इज अवर सप्लाई कर। नाउ हियर अभी दोनों कर्व एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम के पहले क्या है? अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी सप्लाई से। और इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा। So this will be the diagram. Clear? So in this way you will draw the diagram. Now explain the meaning and scope of monopolistic competition market. Features, monopolistic competition के features और meaning दिया है, लिखना है। तो monopolistic competition का जो meaning और features है, it is given here, meaning दिया है। आप you can write the definition given by the Chamberlain. Okay, तो Chamberlain का definition लिख सकते हो meaning में, and you write down the features. Page number 50 पे, that 50 and 51 पे it is given. So here it is given on question number 1 is on page number 50 and 51. Note down.
पेज नंबर 50 and 51 पे इसका आंसर दिया. Now next question, explain the meaning and features of perfect competition. Perfect competition का meaning and features. तो perfect competition के meaning here, John Robinson का definition you can write over here, meaning में, and you write down the features. So it is given on page number 47. Page number 47 पे it is given perfect competition के meaning and features is given on page number 47. Clear? So these are the question answer of your fourth and fifth lesson. Now if you are having any doubts, you can ask. किसी को कुछ अगर डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं. बोलो नेहा प्रवीण, कुछ पूछना है, अनम्यूट करो. यस नेहा. सर फोर्थ लेसन का टिक मार्क का वीडियो भेजा थोड़ा. हाँ भेजता हूँ. फोर्थ लेसन. ओके. और सर हिस्ट्री का थर्ड लेसन का वीडियो ही थोड़ा. ओके ओके. थर्ड लेसन का. थैंक यू सर. और किसी को कुछ डाउट पूछने हैं? जेवायला हाँ नाही थांब. तू काय करते हे तू करता If you are not having any doubt, we should stop then.